सीपीसी का जी हमारा लेक्चर शुरू है, कंटिन्यू है, मेरा ख्याल है थर्ड लेक्चर है। ऑर्डर 7 रूल 12। ठीक, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके, इन डिटेल हमने वो लेक्चर किए। अब ये 12 यहाँ कहता है जी, ऑर्डर 7 रूल 12 प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए, कैसे, कौन, किस रूल के तहत? इससे पहले जो रूल है उसे ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत क्या होता है, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी ग्राउंड्स हैं रिजेक्शन की, तो आगे बताएगा, इसका 13 बताएगा कि क्या नया दावा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसकी अपील होगी, या वो लिमिटेशन बार होगा, नहीं होगा। वो कहता है जी यहां से प्रोसीजर, a plea for rejection of plaints under Rule 11 may be raised by the defendant in his written statement and not by a separate application. इससे पहले ये ऑर्डर 7 रूल 11 ए की बात करता था, अब वो कहता है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कैसे होता है। 12 कहता है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, where a plaint is rejected by the judge shall record an order to that effect with the reason for such orders। अब ये है कि वो जज जो है जब रिजेक्ट करता है, लेकिन ये सूट डिग्री हो जाता है, ये इसकी डिग्री शीट बन जाती है जब रिजेक्ट होता है। तो वो कहता है इसकी रीजन लिखेगा रिजेक्शन की, कि वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, बार बाई लॉ है, तो ये सारी ग्राउंड्स में से क्या वजह है, और उसको डिटेल में लिखते हुए आगे वो कहता है जी 13 को अमेंड कर दिया गया। Where rejection of plaint does not preclude presentation of fresh suit। अब ये वो कहता है कि किन सूरतों में अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गई है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, तो किन सूरतों में नया दावा दायर किया जा सकता है और नए दावे को नहीं रोका जा सकता, या रिजेक्शन जो है नए दावे को रोक नहीं सकती। सर मीनिंग लिखा करे मैक्सिमम, अगर आपका नहीं जैसा आ रहा होता। द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन इन क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ रूल 11 शैल नॉट ऑफ इट्स ओन फोर्स preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of same cause of action। अब वो कहता है कि ये कोई ग्राउंड्स उसको रिजेक्ट तो हो गई, मसलन अगर कोर्ट फीस की वजह से हुई, कोर्ट फीस लगा के फ्रेश दावा दायर किया जा सकता है, हाँ अपील भी दायर की जा सकती है। इसी तरह अगर कुछ ऐसी दूसरी ग्राउंड्स हैं तो उसमें रिस्ट्रेन कर दिया जाता है समहाउ, कि नया दावा जो है वो दायर नहीं किया। लेकिन यहाँ उसने मेंशन कर दिया अगर बार बाय लॉ है, उसने नहीं बात की बार बाय लॉ की, 13 में बार बाय लॉ की बात नहीं ना हुई, तो 13 में अगर बात नहीं हुई तो बार बाय लॉ की रिजेक्शन है तो आपने उसकी अपील दायर करनी है, फ्रेश दावा दायर नहीं करना। आगे कहता जी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड विच प्लेंटिफ सूज, ये बहुत अहम चीज है जी। जो डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है एट द टाइम ऑफ सुइंग, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, अगर वो डॉक्यूमेंट इन पोजेशन और अवेलेबल है तो फिर वो डॉक्यूमेंट बाद में बतौर एविडेंस पेश नहीं किए जा सकते। हाँ गुड काज है, वो आगे चल के हम देखेंगे, और एक छोटी सी विंडो, नैरो विंडो है कि जहां जज की डिस्क्रिप्शन है कि वो अलाउ कर दे। हाँ इस पे जजमेंट भी है कि हाइपर टेक्निकलिटीज जो हैं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में नहीं होना चाहिए, वो भी हम एक कोड करते हैं अभी। तो वो कहता है जी वेयर plaintiff sue upon a document in his possession of ours, he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint। तो प्लेंट के साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसे आम तौर पर हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रिलायंस, पेश करदा करेगा। अभी अगर ये हम देखें तो हमारे पास
लिखा जाता है जी, लिस्ट ऑफ रिलायंस इंग्लिश में कहते हैं हस्बे आर्डर 13 रूल 1। ये वो है कि जो हम पेश करदा में कहते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलायंस कर रहे हैं कि बाद में हम करेंगे, तो वो है जी आर्डर आर्डर 7 रूल 14। तो ये लिस्ट होती है, और अगर इस लिस्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, ये बहुत जरूरी है, इवन के सूट नहीं 12(2) की पिटीशन के साथ भी जरूरी है, बल्कि वो भी नहीं, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल पिटीशन जिसमें कल को इशू फ्रेम होने हैं और एविडेंस प्रोड्यूस की जा सकती है, उसके साथ ये लिस्ट जो है वो पेश की जाती है। हाँ, रिवीजन, अपील, हाई कोर्ट, ऐसे फोरम में ये पेश नहीं होती। कोई भी आप ऐसी पिटीशन लेके जाएं तो उसमें पेश करना ये जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए, सिविल सूट में अगर ये लिस्ट लगाई नहीं और इसमें डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किए तो पार्टी एक किस्म की आउस्ट हो जाएगी। लेटर स्टेज पे वो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन और पावर में हैं उस वक्त, तो वो उसने पेश नहीं किए तो वो क्या करेगा, इट डीम टू बी वेव, वो प्रिक्लूड हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। लैंग्वेज की तरफ आते हैं, वेयर द प्लान सूप ऑन डॉक्यूमेंट्स सो एंड सो। आगे की लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। अब अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करता है कि अगर नहीं है उसके पास तो वो क्या करे, उसमें मेंशन कर दे। मसलन रिकॉर्ड है, किसी बैंक का है, कोई लेजर है, उसकी पोजेशन में नहीं है लेकिन रिलाइड कर रहा है, बाद में उनको पेश करना चाहता है, या और कोई रिकॉर्ड है, या रेवेन्यू रिकॉर्ड है, सब रजिस्ट्रार है। लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स वेयर ही लाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वेदर इन हिज पोजेशन और पावर और नॉट। अगर यहां बात करता है रिलाइड कर रहा है, अब उसके पोजेशन में है, क्या है, लेजर है, कंटिन्यू है, लेकिन वो क्या, उसको पेश करना उस वक्त मुश्किल है, नामुमकिन है, सारी की तफसील उस तरह हर रोज न्यू होता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस पर रिलाइड कर देगा। ठीक है जी। अब उसने क्या किया, उस लिस्ट ऑफ रिलायंस में लिख दिया आर्डर 7 रूल 14 के तहत लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स में उसने प्रोवाइड कर दिया। एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन ए लिस्ट टू बी एडेड और नेक्स्ट टू द प्लेट। अब प्लेट के साथ, अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वाले से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ वाले से भी बहुत कम जजमेंट हैं। वैसे तो ये जजमेंट्स 2023 CLC लिख दें, बेशक अपनी बुक में लिख दें, 2023 CLC 713 लाहौर। ये जजमेंट डी एग्जिबिट की बात करती है मेन, लेकिन अलाइड कुछ और चीजों की भी बात करती है। ये गुड काज की भी बात करती है। वो कहती है कि अगर टेक्निकलिटी से किसी को थ्रो आउट नहीं किया जाएगा डिसीजन से, अगर किसी वजह से उसने नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस वक्त पेश किए, यानी कि आर्डर 7 रूल 14 एंड आर्डर 13 रूल 1 2 3 4, इसकी बात करते हैं। आगे एलिप्सिस करता है कानून शहादत, आर्टिकल 78 एंड आर्टिकल 85, jurisdiction proceeding, presumption of the due course and correctness, list of document relied upon। अब वो कहता है कि अगर relied upon है तो ठीक, अगर कोई वाइटल डॉक्यूमेंट है इनएडवर्टेंटली किसी गुड काज से रह गए हैं तो दोबारा वो दिए जा सकते हैं। अगेन इसका दूसरा पहलू जो है वो यही है। और एक अहम बात वो ये करता है कि जब डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाते हैं इसी जजमेंट में, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अगर कोड करना चाहें तो 3-4 एरिया में आप इसे कोड कर सकते हैं। और ये कि डी एग्जिबिट जब एग्जिबिट हो जाए और काउंसिल मौजूद हो और उस पर एतराज नहीं करे उसकी एग्जिबिट होने पे, तो उस डॉक्यूमेंट को डी एग्जिबिट, और डी एग्जिबिट की कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है सीपीसी में, तो डी एग्जिबिट नहीं किया। हाँ, अगर उसने उस वक्त उस पर एतराज नहीं किया तो दैट ऑब्जेक्शन डीम टू बी वेव्ड। ये रिसेंटली हमारा जो केस है उस पर एक इशू चल रहा है,
और उस पे अभी फाइनल होना दरखास्त का आर्गूमेंट हो चुके कि इसको डी एग्जिबिट भी किया जाए। तो दूसरा ये कि जो रिकॉर्ड है वो कन्वीन किया जाए। आगे इस जजमेंट में ही हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस की बात करता है। अगर कहीं ये सवाल आ जाए कि जो टेक्निकल या जस्टिस क्या है या फेयर डिसीजन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसको कोड करते हुए कि टेक्निकलिटीज जो है इसमें ऑपरेटिव थोड़ा सा अहम पार्ट में टेक्निकलिटी could not be the basis for penalizing a party as law always favor the decision of the case on merit। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की एग्जिबिट के बारे में, लाइट पान के बारे में बड़ा लिबरली ये जजमेंट्स कंस्ट्रू करती है और मेन इसका मकसद ये है कि टेक्निकलिटीज जो हैं इसकी वजह से किसी को नॉकआउट नहीं किया जा सकता। आगे सर हम बात करते हैं रूल 15 की। रूल 15, अच्छा इसमें अगर हम ऑर्डर 7 रूल 14 के क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो ऑर्डर 8 रूल 1 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ऑर्डर 8 भजन लिख लिया करें, ऑर्डर 8 रूल 18 सिविल प्रोसीजर कोड। दोबारा आना और दोबारा लिखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, आगे बात होगी जी रूल 15 क्या कहता है। ऑर्डर 7 का रूल 15, स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिव्स पोजेशन। हाँ, यहां बात आ गई कि पोजेशन तो है नहीं, क्या करे, तो वो लिखेगा कि ये फलां पार्टी एडवर्सरी, मुखालिफ, डिफेंडेंट या किसी तीसरी पर्सन की कस्टडी में है। Or powers, where any such document is not in the possession or powers of the plaintiff, he shall a possible state in whose possession or power it is। और वो ये कह सकता है कि किसके पावर में ये अवेलेबल हैं, ये उसे लिखना चाहिए और बताना चाहिए। अच्छा जी, आगे रूल 16 है, सूट ऑन लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कंटिन्यू रखें जी। अब वो कहता है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, अवेलेबल नहीं है, where the suit is found upon the negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost and an indemnity is given। सर इंडेमनिटी तलाफी करना, कंपनसेट कर जी, सिक्योरिटी, ठीक है जी, किसी के लॉस की, by the plaintiff to the satisfaction of the courts against claim of any other person upon such instrument, the court may pass such decree as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument। अब वो कहता है कि अगर उसी तरह ही इसकी डिग्री होगी जैसे कि उसने पेश किया in court which the plaintiff was presented and had at the same time delivered the copy of the instruments to be filed with the plaintiff। आगे 17 कहता है जी, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक रूल प्रोवाइड करता है। क्या है, यानी डॉक्यूमेंट आपने देना है, लेकिन डॉक्यूमेंट कैसा है, उसका रोज का यूज है, मतलब शॉप बुक है, लेजर है, कोई खाता है, आप हर रोज एंट्री करते हैं, उसमें लेन देन करते हैं, एक रजिस्टर्ड फर्द करें, ऑफिस का रजिस्टर है जिसमें केसेस मेंटेन होते हैं। सच लाइक डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ रजिस्टर को वहाँ क्या परमानेंट लगा देंगे तो कोर्ट क्या करेगी, इमीडिएटली उसकी नकलें रख के उसको वेरीफाई करके तो वो असल वापस कर देगी। ये वो रूल है जो कोर्ट को ये इख्तियार देता है, क्योंकि उसका डेली का बिजनेस जो है वो पार्टी का हैम्पर ना हो। Save as so far as in otherwise provided by the Bankers Books Evidence Act, where the documents on which the plaintiff sue is an entry in a shop book or other accounts in his possession or power, the plaintiff shall produce the book or account at the time of filing of the plaint together with a copy of the entry on which he relies। अब वो कहता है नेक्स्ट चल के ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्स एंड रिटर्न। अब वो असल जो है क्या की मार्क की जाएगी और रिटर्न की जाएगी, उसका मार्क भी एग्जिबिट ही सवर होगा। द कोर्ट्स ऑन सच ऑफिसर्स एज इट अपॉइंट्स in this behalf shall forthwith mark the documents for the purpose of identification, and after examining and comparing the copy with the original shall, if it is found correct, certify
इट टू बी सो। अब उस पे क्या करेगी, सर्टिफिकेशन देगी, उसको कहेगी कि ये वही है। एंड रिटर्न द बुक टू द प्लेंटिफ एंड कॉल द कॉपी टू बी फाइल्ड। अब वहां कॉपी फाइल्ड हो जाएगी और ओरिजिनल वापस कर दी जाएगी। इसके क्रॉस रेफरेंस में आर्डर 7 रूल 18, आर्डर 7 रूल 17।